एक एफएमसीजी पे ताबिश महमूद साहब पूछ रहे हैं कि क्या इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का समय आ गया है, और अगर यहाँ से कुछ पिक करना हो तो कौन सा स्टॉक आप पिक करोगे? तो देखिए, सीएनएक्स एफएमसीजी 61,900 जब से टूटा है तब से 52,000 की मैं बात कर रहा था, 52,000 आ चुका है। 52,000 आना बड़ी बात नहीं है, उससे जो बाउंस बैक आया है ये फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन में है, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि अगर फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो सीधा सीधा 46,000 का टारगेट खुल जाएगा सीनेक्स एफएमसीजी पे। तो अगले 4-6 महीने हो सकता है रैली आ जाए, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी कि मेरे बिना आ जाए, क्योंकि इसमें रिस्क इतनी ज्यादा है और रिवॉर्ड इतना कम है कि मैं इस सेक्टर में पैसा नहीं लगाऊंगा। अगर गलती से भी ये काउंटर वापस सीनेक्स एफएमसीजी 55,200 चल रहा है, गलती से भी ये 52,200 के नीचे क्लोज दे दे तो सीधा सीधा 46,000 का टारगेट खुल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मैं एफएमसीजी को अगले कम से कम 6 महीने के लिए तो अवॉइड करूंगा, और आइडियली जिस टाइप का पैटर्न बना है 1-1.5 साल इसमें पैसा नहीं बनेगा सेक्टर में। एक कुलवीर शेखौन साहब का सवाल आया है। ये इनके पास केईआई इंडस्ट्री के शेयर हैं 2854 रुपये के दाम पर, और इमामी भी है 838 रुपये के दाम पर। इनका 6 महीने का नज़रिया है, आपसे स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। देखिए, केईआई में आपका स्टॉप लॉस 2316 का बनता है, क्योंकि वही स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है। बट एक बाउंस बैक आपको पहले 2820 तक की मिल जाएगी। 2820 पे आप एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर स्लाइस थ्रू किया तो फिर अपसाइड मिलेगी, नहीं तो वहां से फिर 2300 आता हुआ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 2800 2820 की जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरा काउंटर में नाम भूल गया सर, केईआई एक के बाद। इमामी 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 लिमिटेड। और सर उसको बाजार भी भूल गया वैसे आजकल। हाँ, बाजार भी भूल ही गया इसको। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो रीटेस्ट है, लेकिन बहुत खराब तरीके से रीटेस्ट किया है। जनरली ऐसे पैटर्न वापस से बाउंस करके फेल हो जाते हैं। तो 615 620 तक आ रहा है, इस जोन के ऊपर टिका तो फिर एक बार 715 मिल सकता है, लेकिन इस जोन में अगर फेलियर बना तो 411 का टारगेट खुल जाएगा। तो अगले 2-3 हफ्ते वॉच कीजिए, अगर 620 नहीं निकल पाता है तो स्टॉक से एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर होगा। एक शेख साहब का सवाल आया है, इनफैक्ट इन्होंने थोड़ी पहले एलटी फूड से पूछा था, और अब पूछ रहे हैं कि एनएमडीसी में क्या करें। इनकी 65 रुपये के आसपास की बाइंग है और शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, अभी इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको 465 का लेवल तो मिल जाएगा। वहां से 67 निकालता है नहीं कहना मुश्किल है, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 67 निकल जाता है तो फिर 80 रुपए तक का टारगेट आपको 4-6 महीने में मिल जाएगा। तो आपको एनएमडीसी को लेकर एक राय आप सुन रहे थे। इसके अलावा शैलेश जी का एक सवाल आया है। इनके पास 360 मतलब 361 सॉरी के 100 शेयर है, करीब करीब 873 रुपये के दाम पर। इन्हें क्या करना चाहिए? 361 बोला ना आपने? जी 361 मैम। इसमें एक बॉक्स काइंड ऑफ एक्शन बना है, लेकिन लो हमेशा स्वीप कर रहा है। तो 800 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर सीधा सीधा 689 का टारगेट खुलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से स्वीप किया तो एक बाउंस बैक आपको 976 तक मिल सकता है। तो या तो 800 के नीचे क्लोज करने पे एग्जिट कर लीजिए, या पुल बैक में कहीं भी 950 से 990 मिलता है तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। शिवम जी पूछ रहे हैं कि क्या अमर राजा बैटरी जो कि इन्होंने 1425 रुपये के दाम पे खरीद रखा है, इसमें फर्दर एवरेज करें या बने रहें? एवरेज अगर करना है तो 1010 1030 की रेंज निकलने दीजिए, तब कुछ अपसाइड बन सकती है। तब तक के लिए अवॉइड कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए तो बने रहिए, वही ज़्यादा ज़्यादा एक रणनीति आपको बताई गई है। इसके अलावा एक वाराणसी से सवाल है अमर राजा एनर्जी को लेकर, करीब करीब नहीं, इनसे तो बातचीत हो गई। हाँ, ये भी है ना, अमर राजा एनर्जी पूछे 1145 रुपये के दाम पर, वाराणसी से हैं। तो आप भी ज़रा बता ही दीजिए क्या किया जाए राहुल जी के लिए। वही रहेगा, 1010 के ऊपर निकलता है तो ही बाउंस बैक बनेगा, तभी किसी तरह का लॉन्ग प्ले करना है। तब तक डाउनसाइड ब्लाइंड क्लाइमेक्स के बाद डाउनसाइड के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो साइडवेज एक्टिविटी होते हुए ज्यादा दिखेगी। तो साइडवेज एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इसके हिसाब से आप नज़र रहिए। एक नालको को लेकर सवाल आया है राकेश तायल साहब का। इनके पास 160 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब 141 आ गया, अब ये क्या ऐड करें?
नाइनको सर मेजर सपोर्ट जोन पे आ चुका है 140 के, तो अब यहाँ से जिसको इन्वेस्टर है उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए अभी किसी तरह का कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और आया है शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का। इन्होंने पूछा है कि सर पंप एंड डंप स्टॉक को कैसे पहचाने? आपके रोजमर्रा के जिंदगी में जैन साहब पिछले देखिए डिकेड्स में या 10 सालों 20 सालों में आपने बहुत पंप एंड डंप देखे होंगे और देख रहे भी होंगे इनफैक्ट। तो कैसे पहचान लेते हैं पंप एंड डंप है? वो तो देखिए फ्लर्ट होता है क्या स्टॉक का? यहाँ भी देखिए फ्लर्ट हो रहा होता है। सर जब तक डंपिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, कुछ प्राइमा फेसी जैसे रेड सिग्नल्स होते हैं। एक, ये स्टॉक लो फ्लोट का होता है, मतलब 400-500 करोड़ के नीचे मार्केट कैप होगा, यानी माइक्रो कैप की कैटेगरी में फॉल करता है। दूसरा, एक जनरल टेंडेंसी होती है कि बीएससी ओनली लिस्टेड होगा, लेकिन हाँ एनएससी में भी हो सकता है। बट एक जनरल जिसको हम कहते हैं कि बीएससी ओनली लिस्टेड है, तो एक आप शक करिए। माइक्रो कैप है तो आपका शक होना चाहिए। और सबसे कॉमन चीज जो होती है इसमें, वो ये होती है कि सर्किट लगाते हुए ऊपर जाता जाता है, तो आप सर्किट में लेने की कोशिश करते हो और फिर अचानक एक दिन डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके सर्किट में आप लगा के बैठते हो, डंपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी स्टॉक सर्किट बाय सर्किट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि पंप हो रहा है, और डंप भी वैसे ही होगा। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, कंटिन्यूअसली अपर सर्किट में ऊपर जाना। ओके तो ये तरीका आपको बताया गया है पंप एंड डंप को लेकर, आप इसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल प्रकाश साहब का आया है। ये इन्होंने अदानी पोर्ट के 100 शेयर ले रखे हैं 1240 रुपए के दाम पर। क्या किया जाए इसमें? देखिए अगेन वही सलाह रहेगी, पोर्ट प्ले करना है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट कर लीजिए। अदानी प्ले करना है तो अदानी ग्रीन पावर या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लीजिए। फेसबुक पे पवन बत्रा साहब का भी एक सवाल आया है। इनके पास सेजिलिटी इंडिया के शेयर है 47 रुपए के दाम पे। ये हमेशा ही आता है सेजिलिटी पे एक ना एक सवाल जब जब हम बातचीत कर रहे होते हैं। क्या करना चाहिए इसमें सर? तो देखिए डिसाइसिवली 41 टूट गया है, तो 35 का टारगेट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो खुल चुका है। तो इवेंचुअली 35 हो सकता है अगले हफ्ते में आए। अब तो यहाँ एक ही सेशन बचा है, प्रोबेबली अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते में 35 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ये आपको एक राय दी गई है। एक सवाल आया है विवेक रेड्डी साहब का। इनके पास टैरिल यानी कि ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर हैं, 400 शेयर हैं, करीब करीब 525 रुपए के दाम पे खरीदारी है, छोटी अवधि के लिए लिया है। ये सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाला स्टॉक है। सो कैसे डील करें इसको जन साहब? सर आज भी स्टॉक में बढ़िया मूव बना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी खुलते ही अपर सर्किट लग गया था। तो स्टॉक में अगर जिस आपका पैटर्न बना है, कप हैंडल पैटर्न बना है, हैंडल के बॉटम से चल रहा है, तो पैटर्न है पूरा 54 डेज का। ब्रेकआउट 540 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो नया ऑल टाइम हाई जो इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है 650, इसको सरपास करता हुआ दिखेगा। प्रॉब्लम इसमें भी वही है, सर्किट में ऊपर जाता है, सर्किट में नीचे आता है, तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल रहेगा। रजत अग्रवाल साहब का एक सवाल आया है। इनके पास ग्लेनमार्क का अप्रैल फ्यूचर है और इन्होंने खरीद रखा है 1560 रुपए के दाम पर। इन्हें काफ़ी लॉस है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज है 9 तारीख और अब से लेके अगले 10 दिनों के अंदर सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन है। सो सेशंस कम है, सीधे हम 19 को ही मिलेंगे और वो भी बहुत कम लिमिटेड समय में। सो करा कैसे जाए से डील? तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का तो बहुत मुश्किल हो जाती है सलाह देना, और वो भी इतने लॉस के बाद। वैसे ही आप लिवरेज पे काम कर रहे हैं, यानी अगर 1% स्टॉक गिरता है तो आपका तो 4% का नुकसान होता है कंसिडरिंग द लिवरेज। तो इसमें तो फ्यूचर में क्या करें, सलाह देना बहुत मुश्किल है। बेटर है कि अगर आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एक बार डिलीवरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 1274 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक में कहीं भी आपको 1480 मिलेगा, वहां पे एक बार दोबारा किसी से कंफर्म करा लीजिएगा। बाकी 12 बजे जो आपका एफएनडो वाला शो आता है उसमें पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, एफएनडो एक्सपर्ट वहां पे आते हैं। तो सर वैसे भी डेरिवेटिव के शेयर्स कभी आप जब लेते हो तो उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बहुत ही स्ट्रिक्ट टारगेट्स में कामकाज होता है। इतनी फॉल आने का वेट नहीं किया जाता क्योंकि वो डेरिवेटिव है, उसमें लॉट भी पूरा पूरा खड़ा आपके पास और आपको टाइम बाय करना होता है उसमें। सो उस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है इंडस टावर को लेके राजीव निगम साहब का। इनके पास 275 रुपये के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए? तो इंडस टावर फाइनली 375 380 के ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 380 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई के टारगेट खुल जाएंगे।
तो इंडस टावर के संदर्भ में आप एक राय सुन भी रहे थे। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक SDBL, इसके ऊपर सवाल आया, उनकी खरीदारी का भाव नहीं देख पाया मैं, लेकिन करना क्या चाहिए? इस पे पहले भी कई बार हमने चर्चा की है सोम डिस्टिलरीज पर, आप कैसे देख रहे हो इसे? सर STPL में परसों पैनिक में नीचे खुला था और वापस अब 122 रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। 122 के ऊपर टिकता है तो 144 तक के टारगेट खुल जाएंगे। स्टॉक में स्ट्रक्चरली ब्रेकआउट फेल हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से फेल हुआ था वहां स्ट्रेंथ थी, तो मेरे को लग रहा है 122 70 को रिक्लेम करके 144 की तरफ बढ़ेगा स्टॉक। एक सवाल आया है सर पिरामल फार्मा को लेकर, कहां पर लॉन्ग करें, उसके लिए वो लेवल्स पूछ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए 195 बेस्ट बाई रेट है, अगर मिल जाता है तो लेके 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। काउंटर बढ़िया आपको पैसा कमा के देगा। संदीप कुमार साहब आपके बड़े प्रशंसक हैं और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आपको रिगार्ड्स भी दे रहे हैं और आपकी कमेंट्री के बड़े चाहने वाले भी हैं। इनका पूछना यह है कि केनरा बैंक के 93 के दाम पर इन्होंने खरीदे हुए शेयर हैं, क्या इसमें से निकलकर ये टाटा स्टील में चले जाए? पहली चीज़। दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया सेल करके ये ऑलरेडी टाटा स्टील ले चुके हैं, तो क्या दूसरे PSU बैंक से भी निकलकर इनको जाना चाहिए उसमें? देखिए कैनरा बैंक मेरे को लगता नहीं निकलना चाहिए। कैनरा बैंक में अगेन इसमें डिस्क्लेमर दे दूं, फैमिली से लेके बहुत सारे लोग क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है। मेरे को कैनरा बैंक में बहुत डाउनसाइड नहीं दिख रही है। अगर PSU बैंक में देखें तो कैनरा बैंक, SBI, यही दो मेरे टॉप पिक थे। PSB ठीक लग रहा था, लेकिन उसमें जिस हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया वो भी खराब हो गया, तो अब बचे दो ही, कैनरा बैंक और SBI। तो इन दो स्टॉक्स में PSU बैंक में पैसा फ्लो होता रहेगा, तो कैन बैंक होल्ड कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि अपसाइड की, अगर आपको जल्दी जल्दी अपसाइड चाहिए तो कैन बैंक धीरे धीरे चलेगा। जल्दी जल्दी अपसाइड के लिए आपको कहीं भी अदानी ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहां पे थोड़ी सी तेज अपसाइड दिख रही है। तो अब ये आप कंसिडर कर लीजिए कि अगर समय दे सकते हैं, पेशेंस है, तो कैन बैंक होल्ड करना चाहिए। इवेंचुअली स्टॉक में नया ऑल टाइम हाई, मतलब जो स्विंग हाई बना है 125 का, उसको क्रॉस करेगा काउंटर। तो केनरा बैंक को समय दे सकते हैं, आप होल्ड भी कर सकते हैं। एक शेखर शर्मा साहब के पास गार्डन रीच और रेमंड, ये दो शेयर हैं और 1800 रुपए की बाइंग है इन दोनों में, क्या इनमें एवरेज करना चाहिए क्या? रेमंड में एवरेज कर सकते हैं सर 1570 निकलने के बाद। 1570 निकलता है तो बढ़िया ब्रेकआउट बनेगा, पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 1800 पे, 1800 का टारगेट बनेगा और खिंचा तो फिर 1870 तक भी जा सकता है। तो ब्रेकआउट लेवल नोट कर लीजिए, 1560 1570 की रेंज, इसके ऊपर जैसे निकले आप लॉन्ग कर सकते हैं रेमंड्स में। दूसरा इनका काउंटर था GRSE, यहाँ पे रेंज है 1870 1147। मोस्ट लाइकली इस रेंज में बहुत लंबा समय काटेगा, तो प्ले करना है तो रेंज के लोअर एंड 1147 पे लें, अपर एंड 1870 के बाद प्रॉफिट बुक कर लें। तो आपको एक राय दी जा चुकी है गार्डन रीच और रेमंड के संदर्भ में भी। एक सवाल आया है IOB को लेकर, क्योंकि अभी हम बातचीत कर रहे थे PSU बैंक्स में, तो अरिहंत साहब के पास IOB के शेयर हैं 58 रुपए के दाम पर, प्लस रेणुका शुगर भी है 48 रुपए के दाम पर। इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए शुगर एज ए साइकिल चेंज, मतलब पलटने के मूड में तो है, क्योंकि एक्यूमुलेशन वॉल्यूम दिख रहे हैं स्टॉक्स में। रेणुका में भी फील्ड लो बना है 2570 का, तो एक बढ़िया बाउंस बैक में 31 रुपए तक जा सकता है। 31 के ऊपर स्ट्रक्चर चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जिस आपका प्राइस एक्शन है ये दिखा रहा है कि एटलीस्ट डाउन साइड खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से बेस बना के ऊपर चलेगा। तो रेणुका होल्ड करना चाहिए, चाहे तो यहाँ से एवरेज करके एक बार 31 पे प्रॉफिट बुक कर लें, बट पुरानी वाली क्वांटिटी को होल्ड करना चाहिए। दूसरा इनका IOB था, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। कन्वर्ट करना है तो PSU बैंक में ही रहना है, तो IOC में कन्वर्ट, वैसे एक बाउंस बैक मिल सकता है 40 तक, वहां पे डिसाइड कीजिए कि कन्वर्ट करना है दूसरे PSU में या एग्जिट करके किसी और काउंटर में जाना है। बट एक बार बाउंस बैक आपको 39 से 40.24 के बीच में मिल सकता है। तो आपको एक राय दी गई है इन सभी शेयरों को लेकर भी। बहुत देर से जैन साहब से हम सवाल पूछ रहे हैं, उनका भी गला सूख गया, वो दिख ही रहा है। जैन साहब जाने का वक्त हो रहा है, तो जाने से पहले जरा आपकी इंडिविजुअल पिक्स पे भी बातचीत कर ली जाती है, तो शुरुआत करते हैं अपने सेगमेंट की, चुन चुन के की। तो जैन साहब क्या चुना आज आपने? सर बजाज फिनसर्व में एक बार बाइंग दे सकते, पर्टिकुलरली ट्रेडिंग पिक नहीं है, बट बजाज फिनसर्व अच्छा लग रहा है। पूरी फॉल को बहुत बेहतरीन तरीके से झेला और कंसोलिडेशन है।
अगर 1950 निकालता है तो बढ़िया वापस से मोमेंटम बनेगा। किसी को प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ ले सकते हैं, ब्रेकआउट लेना है तो 1950 के ऊपर ले सकते हैं। दोनों के इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट ये काउंटर 2100 से 2200 की तरफ बढ़ रहा है। अगेन इसमें डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत सारे क्लाइंट्स लॉन्ग हैं। तो 2100 से 2200 की तरफ जा रहा है बजाज फिनसर्व, जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। क्वालिटी नेम और क्वालिटी प्राइस दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको आराम से मिल सकती हैं। जैन साहब, ये 2100-2200 का टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे इसको। जाने से पहले जैन साहब, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? सर रिलायंस टाटा स्टील मेरे पास पड़ा हुआ है, बाकी काउंटर जो जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यूसीएल, अदानी ग्रीन, ये सब डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। बैंक बीज नहीं बोला आज आपने? अभी टाटा स्टील लिया है सर, तो बैंक भी अभी छोड़ा हुआ है। चलिए, तो इस सारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप सालों साल से सुन ही रहे हैं जैन साहब की तरफ से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बने रहने के लिए।